21वीं सदी की नई शिक्षा नीति देश भर में लागू हो चुकी है। पहले वर्ष यह नीति यूनिवर्सिटीज पर लागू की गई है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्रा में नीति लागू हो चुकी है। अगले शैक्षणिक सत्र में यह नीति कॉलेजों पर भी लागू हो जाएगी। नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों की पढ़ाई में कितना फायदा होगा, कॉलेजों को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा या कॉलेज पहले से ही नई शिक्षा नीति को लेकर तैयारी कर चुके हैं, विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या क्या फायदे मिलेंगे, इस विषय पर हमने पानीपत क्षेत्र के शिक्षाविदों से बात कर यह सब बातें जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, फिर 1986 में इसे दोबारा से बनाया गया और 1992 में संशोधित किया गया। नई शिक्षा नीति 34 साल बाद आई है। हालांकि साल 2000 और 2005 में एनसीईआरटी ने प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया था। 2009 में राष्ट्रीय मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा कानून भी पास किया गया था और 2017 में यूजीसी ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस नियमन भी जारी किया था। नई शिक्षा नीति जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम अपने जो एजुकेशन सिस्टम है इसको हम रिवैम्प कर सकें, क्योंकि काफ़ी सालों से इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ था। तो भी जो हमारी भारत सरकार है इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक कमेटी बनाई और कमेटी ने अपने सजेशंस दिए, फिर ये सब चीज़ें लागू हुई। अब स्टेट के इनिशिएटिव्स हैं, फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का इनिशिएटिव है, उसको किस तरीके से लागू करती है। तो जो हमारी नई एजुकेशन नीति है, जो भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लॉन्च करेंगी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, क्योंकि ये अब जो नीति है ये क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए है। ये आप किस तरीके से जो हमारी लर्निंग है वो सस्टेनेबल बने, किस तरीके से बच्चों को फ्लैक्सिबिलिटी मिले अपने कोर्सेज़ को चूज़ करने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास एक स्किल्ड और वोकेशनल मैन पावर की ज़रूरत है देश को आगे बढ़ने के लिए, तो उसको एक रॉट लर्निंग या जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक ही चीज़ को रटा के हम उसको बार बार रिप्रोड्यूस ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो उससे हट के कहीं एक ऐसी चीज़ों को बना के चलें ताकि जो आने वाला टाइम है इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम एक अच्छा मैन पावर दे सकें। जो ये एक प्रॉब्लम है कि लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है या प्रॉपर इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा नीति को बनाया गया है। और इसके लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत से लोग हायर एजुकेशन में जब चलते थे तो ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा होती थी कि उनको कुछ अपने बिज़नेस की कंपल्शंस होती हैं या उनके कुछ पारिवारिक के अंदर कुछ इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो 1 साल करके छोड़ देते हैं, कोई 2 साल करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आपके लिए एग्ज़िट के ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं। अगर आप 1 साल अपनी अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोग्राम में मिल सकता है और उसके बाद आप री एंट्री भी कर सकते हैं। तो आपकी जो 1 साल भी आप जो पढ़े हैं तो वो आपकी वो ख़राब नहीं होगा। अगर आपने 2 साल आपने किया है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने 3 साल करते हैं तो आपको एक ग्रेजुएशन बैचलर्स की डिग्री मिलती है। पर अब जैसे आपके पास आज के दिन में जो मौजूदा स्थिति के अंदर अगर आप बीकॉम भी करते हैं और बीकॉम ऑनर्स भी करते हैं, दोनों 3 साल की डिग्री काउंट होती हैं। पर लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन बैचलर्स विद ऑनर्स करेंगे तो वो 4 ईयर्स की होगी। अगर आप सिर्फ बैचलर्स करते हैं तो वो 3 ईयर्स की होगी। तो अब आपके पास बैचलर्स 3 तरह की डिग्री बन गई हैं, एक बैचलर्स नॉर्मल, एक बैचलर्स विद ऑनर्स और एक है बैचलर्स विद रिसर्च। तो अब जो ये रिसर्च है ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आप ज़्यादा रिसर्च रिलेटेड आप इसके अंदर पढ़ाई करते हैं। और जो एक मेजर क्योंकि जो स्टूडेंट्स जो पहले से ओरिएंटेड है मेरे को कि रिसर्च में जाना है, तो डेफिनेटली वो सोच रहा है कि मेरे को कुछ पीएचडी करनी है और मेरे डॉक्टरेट सिस्टम में मेरे को आगे मूव करना है, तो उसको फिर दोबारा से पोस्ट ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बैचलर्स विद रिसर्च करके सीधा पीएचडी में एनरोल कर सकता है। अभी इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ इसका? इसका इम्प्लीमेंटेशन जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं पहले वो अपने कॉलेजेस के अंदर इसको इस साल इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने अपनी ड्राफ्ट पॉलिसीज़ बना के उनको इम्प्लीमेंट कर लिया है। मेरी अभी पीछे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मेरी बातचीत हुई थी, तो दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग इन देयर कॉलेजेस फर्स्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड देन दे विल बी गिविंग इट टू ऑल द एफिलेटेड कॉलेजेस।
तो ये एक सिस्टम है और बाकी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने ड्राफ्ट्स बना लिए हैं किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स ऑप्शंस भी देने हैं और फिर आपकी जो जिस तरह से रिजर्वेशन सिस्टम होते हैं, कोटा सिस्टम होते हैं, फिर किस तरीके से चीज़ें मूव होंगी, किस तरीके से एडमिशन्स होंगे, किस तरीके से इन चीज़ों की आगे क्योंकि एवरी ईयर पे एग्ज़िट और एंट्री है, तो ये एक बहुत ही टीडियस वर्क होने वाला है इंस्टीट्यूशंस के लिए। और जो लोग इंस्टीट्यूशंस कंप्यूटराइज नहीं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस में ईआरपी लागू नहीं है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए इस चीज़ को आगे लेके चलना एक लिमिटेशन या एक कंस्ट्रेंट भी हो सकता है। पर लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो एक वाशिंगटन अकॉर्ड से जो एक क्रेडिट जो एक होते हैं कि आपके क्रेडिट एक्यूमुलेट्स होते हैं, क्रेडिट बैंक होता है, तो इस तरीके से क्रेडिट बैंक बनेगा और ये जो क्रेडिट जो होंगे ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं फ्रॉम वन इंस्टीट्यूशन टू अनदर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। इससे पहले आपके जो फ्रेमवर्क होते थे क्वालिटी कंट्रोल के, एक्रेडिशन के जो फ्रेमवर्क होते थे, जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन है या नैक है, तो अब जो हमारा एनबीए है, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन है, ये इंजीनियरिंग की स्टडीज़ को एक्रेडिट करता है और ये वाशिंगटन अकॉर्ड के साथ इसका जो है सीधा तालमेल है। और जो उसके अंदर एक सिंपल सा प्रोसीजर है कि आपके जैसे हर सेमेस्टर के 40 क्रेडिट्स हैं, तो फॉर ए ईयर इट इज़ 40 क्रेडिट, 20 क्रेडिट्स पर सेमेस्टर, तो 160 क्रेडिट्स आप 4 साल में पढ़ते हो, 8 सेमेस्टर्स में पढ़ते हो। तो अब ये जो अगर आपने एनबी एक्रेडिट आपका इंस्टीट्यूशन है, तो इसके जो क्रेडिट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ट्रांसफ़र हो सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो जो इसी पहलू के अंदर जो एक आपका एक नेशनल एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके अंदर ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र जो सिस्टम्स हैं, एकेडमिक के क्रेडिट ट्रांसफ़र्स हैं, ये हो पाएंगे। और वन इंस्टीट्यूशन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, एक बच्चा अगर किसने भी जितने भी कोई क्रेडिट किए हैं तो उसके मुताबिक वो बच्चा शिफ्ट हो पाएगा। क्योंकि इससे पहले बहुत होता था कि एक माइग्रेशन अलाउड नहीं होती थी, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट यूनिवर्सिटी से में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ये बड़ी दिक्कतें बच्चों को रहती थी। तो ये बच्चों को ये भी सहूलियत मिलेगी कि उनके जो एकेडमिक जो क्रेडिट्स वो अर्न करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ईयर पढ़ के, 2 ईयर पढ़ के, तो वो जो आगे की अपनी स्टडी करना चाहें, चाहे वो कितने भी गैप के बाद करना चाहें, तो उस चीज़ को वो दोबारा कंटिन्यू कर सकेंगे यूजिंग दीज क्रेडिट्स। देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति जो लाने जा रही है, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद जो है ये शिक्षा नीति आई है और बहुत जल्दी ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है। यूनिवर्सिटी लेवल पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है और उम्मीद है कि अगले साल से कॉलेजेस में भी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो कई बेसिक जो है चेंजेस इसके अंदर सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं अपने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए। एक तो परसेंटेज सिस्टम को ख़त्म करके इसमें ग्रेडिंग सिस्टम जो है लाया जा रहा है कि बच्चों को परसेंटेज की बजाय ग्रेड्स के क्रेडिट्स के माध्यम से जो है, ताकि क्रेडिट ट्रांसफ़र होंगे। कई बार बच्चा एक कॉलेज में स्टडी नहीं कर पाता, उसके बाद दूसरे कॉलेज में दूसरे शहर में जाता है, तो वो क्रेडिट उसके ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा एक बच्चे के लिए। दूसरा, इसमें इंटरडिसिप्लिनरी की बात है कि एक जो सब्जेक्ट्स हैं, सपोज एक बच्चा साइंस का है, साइंस उसकी मेजर है, तो माइनर में वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी ले सकता है, ह्यूमैनिटीज़ के या कॉमर्स के, यदि कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहा है तो वो भी उसको इसमें सुविधा दी गई है। तो फिजिक्स का बच्चा अगर उसकी इच्छा है कि अकाउंट्स पढ़ने में रुचि है या हिस्ट्री पढ़ने में रुचि है, तो वो भी साथ में ले सकता है। उसको एक पर्टिकुलर फिक्स कर दिए जाएंगे कि एक डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितने क्रेडिट लेने हैं, कितने मेजर के हैं, कितने माइनर के हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है निश्चित तौर पर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा होंगी। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इसके अंदर जो है वो रखी गई है। स्किल के ऊपर इसमें बहुत जोर दिया गया है, स्किल बेस और ट्रेनिंग के ऊपर, कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है वो इंटर्नशिप करनी होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखनी होंगी, ताकि वो उनके अंदर स्किल्स जो है वो ज़्यादा डेवलप हो सके। और भी बहुत सारा जो है सरकार के द्वारा यही प्रयास है कि बच्चे को एक वोकेशनलाइजेशन की तरफ भी बहुत है कि वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जाए। जो इसमें जो सिस्टम बनाया गया है वो 10+2 सिस्टम को अबॉलिश करके जो है अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग जो है प्राइमरी एजुकेशन उसमें थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेज में या अपनी इंडियन लैंग्वेज में देने का जो प्रावधान किया गया है, उससे भी डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा। पर्पज़ इसके पीछे सरकार का एक ही है कि जब बच्चा निकले तो वो एक अच्छी एजुकेशन लेकर के, अच्छे संस्कार लेकर के यहाँ से निकले, और सरकार का, हरियाणा गवर्नमेंट का भी पूरा ये प्रयास है कि इसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा बच्चों को। एक सर सवाल है, जो कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसके अंदर ऑटोमेशन का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि मैनुअली तो हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए कितना तैयार हैं अभी कॉलेजेस?
देखिए बिल्कुल तैयार हैं। जहाँ तक पिछले 2 साल कोरोना के हमारे गए हैं, हर कॉलेज ने अपने आप को अपडेट कर लिया है। ऑटोमेशन की कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से किसी के टाइम आज किसी कॉलेज में नहीं है। हर जगह जो है आईसीटी टेक्निक्स यूज़ की जा रही हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ और अगर इंतज़ाम करने हुए तो निश्चित तौर पर उसके लिए इंतज़ाम किए जाएंगे। स्वरोजगार के क्षेत्र में बच्चों के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं आपका? निश्चित तौर पर देखिए हर आदमी जो है ना, हर कॉलेज ये प्रयास करता है कि बच्चे नौकरी लेने वाले की बजाय देने वाले बने, अपना खुद का काम शुरू करें। टीचर्स के द्वारा समय समय पर बच्चों को मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना कुछ कार्य करने के बारे में सोचें। और पानीपत तो क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ पर यदि बच्चे अपना काम करेंगे तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होंगी। समय समय पर एक्सपर्ट्स को बुला करके लेक्चर करवाए जाते हैं। करियर काउंसलिंग सेल बना हुआ है, वहाँ पर बच्चों को पूरी इस बारे में तैयार किया जाता है कि वो बच्चे जो है अपना स्वरोजगार की तरफ जाएँ। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम सतवीर सिंह है। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में आर्य कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। तो सर, नई शिक्षा नीति का शोर है आजकल, बहुत शोर है और बच्चों को कह रहे बहुत फायदा होगा, आपका क्या विचार है इस बारे में? नई शिक्षा नीति में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके आधार पर है। हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आगे नहीं आ रही है। हरियाणा में केवल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी नोडल एजेंसी है जो फर्स्ट ईयर से इस साल से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, और नेक्स्ट ईयर से जो इसके एफिलेटेड कॉलेजेस में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें चेंजेस क्या हैं कि जो आज तक का एजुकेशन सिस्टम है वो ग्रांट करता है डिग्री का, कि बीए की डिग्री, बीएससी की डिग्री या पीजी की डिग्री। अब वो सारा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, ना कि बीकॉम, बीएससी या बीए। जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में मेजर करेगा उसकी डिग्री लेनी, चाहे ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ग्रेजुएशन इन दूसरे सब्जेक्ट जो है वो। एक तो ये इसमें चेंज है। और एक इसमें मल्टीपल एंट्री का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि पहले तो होता था कि एडमिशन लिया बच्चे ने, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, छोड़ गया बीच में, ना उसके कुछ साथ गया और वो उसका लगभग कैरियर ख़त्म हो गया उसमें। लेकिन अब ये है कि 1 साल कंप्लीट करने के बाद यदि उसने इंटर्नशिप की है तो उसका एक अकाउंट बन जाएगा, क्रेडिट बैंक अकाउंट बन जाएगा, तो उसमें वो ऐड हो जाएंगे। 1-2 साल बाद वो दोबारा उसको कोर्स को रीज्वाइन कर सकता है। तो इसका मतलब कि जो उसने 1 साल पढ़ा है वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि मार्केट में जो जिस टाइप की जॉब अवेलेबल है तो एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा ही होना चाहिए। कि अभी तक जो था कि बीए, बीएससी, बीकॉम, मतलब कि जो वास्तविक जो रियल मार्केट में जॉब रिक्वायरमेंट है उससे डिफरेंट था। अब उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है। तो यही मैंने शुरू में कहा कि हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, पॉलिसी सारी अच्छी होती है, इम्प्लीमेंट कैसे की जाती है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने बताया कि इस बार बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकता है, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी चाहिएगा, क्योंकि हर बच्चे का रिकॉर्ड रखना है, उसको आगे देना है, कुछ करना है। एग्जैक्टली पूरा रिकॉर्ड चाहिएगा। ये कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं। हमने कोरोना के दौरान में जो मतलब कि ये ऑनलाइन सिस्टम चलाया है तो उसको भी इफेक्टिवली चलाया है। इसको और थोड़ा इम्प्रूव्ड वे में हम इसको चला सकते हैं। कोई तो टेक्निकल इशू है, कोई ज़्यादा बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, बहुत सारा लर्न्स अवेलेबल है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सभी कॉलेज के पास ERP है। तो वो तो ऑलरेडी अभी भी जैसे हमारे कॉलेज में हम ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं। हर बच्चे का रिकॉर्ड है कि उसकी DMC आई है नहीं, कितनी परसेंटेज है, कितनी शॉर्टेज है। तो 2-3 इवेंट और उसमें ऐड हो जाएंगे, इसको ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसमें। इसके लिए सर स्टाफ अलग से तो नहीं रखना पड़ेगा? नहीं, स्टाफ अलग से नहीं रखना। नहीं, टीचिंग के लिए तो इनफैक्ट ये है कि 40% जो कंपोनेंट है वो ऑनलाइन सिस्टम से होगा, 60% कंपोनेंट है जो ऑफलाइन सिस्टम में होगा। तो इसमें एडिशनल की स्टाफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब कॉलेज के खर्चे नहीं बढ़ेंगे? कॉलेज के खर्चे 40% अगर ऑनलाइन सिस्टम है तो वो अभी उसका मैकेनिज्म क्या होगा वो उसको निकलना है, तो एडिशनल खर्चे नहीं बढ़ेंगे इसमें। इसकी सर कुछ कमियां भी नजर आती है आपने? कमियां ये हैं कि इसमें कहा गया कि बच्चे को ज़्यादा लिबर्टी दी गई है कि वो अपनी मर्जी का कभी चुन ले, ये चुन ले, वो चुन ले कोर्स। तो उसमें दिक्कत आएगी, बच्चा क्योंकि फ्लिकरिंग माइंड का होता है
कि वो सोचता है कि आज मैं हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, कल मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी उसमें नहीं होगी। तो उसमें मतलब कि बच्चे के पॉइंट ऑफ से देखें कि एक अनसर्टेन सिचुएशन बन जाती है। हम इसे कैसे अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि वो डिपेंड करेगा। आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति जो है बच्चों को रोजगार दिलाने में कामयाब हो पाएगी? बेसिक पर्पज इसका यही है कि जो मार्केट में जॉब है उसके अनुरूप हम एजुकेशन सिस्टम को अपनाएं। तो उसके लिए जो स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज होंगे इसमें, जैसे बहुत सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज हमारे कॉलेज में हैं, तो वो उसके बेस पे वो अपने एजुकेशन लेके अपना स्वरोजगार शुरू कर सकता है। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। PCC Academy, an institute of English language. Enhance your communication skills with PCC. 101% Family Institute in Panipat. Before IELTS, visit once at Model Town near Aneja Petrol Pump, Panipat.